नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग 5S कॉन्सेप्ट परिचय और इसके उपयोग पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। तो आइए जानते हैं कि 5S क्या होता है। व्हाट इज 5S? ऐसा माना जाता है कि 5S तकनीकी का खोज जापानियों ने किया, इसलिए 5S को एक जापानी तकनीक माना जाता है। लगभग हर जापानी अपने काम करने की जगह यानी वर्क प्लेस से लेकर अपनी लाइफ स्टाइल में भी 5S मेथड का प्रयोग करते हैं। 5S को साकी टोयोटा और उनके बेटे किएचिरो के साथ साथ टोयोटा इंजीनियर ताइची ओनेतो ने मिलकर विकसित किया, जिसे उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद TPS या कुल उत्पादन प्रणाली कहा था, यानी इसको इंग्लिश में टोटल प्रोडक्शन सिस्टम भी कहा था उस टाइम। इसका उपयोग वर्क प्लेस मैनेजमेंट में किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं 5S का पूरा नाम क्या होता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें 5S होते हैं। इन पांचों S का अलग अलग महत्व होता है और इनके अलग अलग कार्य होते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये पांचों S क्या क्या होते हैं। जो पहला S है उसको जापानी लैंग्वेज में शेरी बोला जाता है, और दूसरा S जो है उसको सेइटॉन बोला जाता है। इसी तरीके से जो तीसरा S है उसको सेइसो बोला जाता है, और चौथे S को सेइकेत्सु के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से जो हमारा पांचवा S होता है उसको शित्सुके के नाम से जानते हैं। अब हम ये जो 5S अभी तक नाम जाने थे जापानी लैंग्वेज में, अब उनका हिंदी और अंग्रेजी में अर्थ समझेंगे। तो 5S का जो पहला S था सेइरी, जापानी लैंग्वेज में उसको हिंदी में छाटना कहते हैं और अंग्रेजी में शॉर्टिंग कहा जाता है। इसी तरीके से 5S का जो दूसरा S है सेइटॉन, उसको हिंदी में सुव्यवस्थित करना कहा जाता है और अंग्रेजी में सेट इन ऑर्डर कहा जाता है। इसी तरीके से जो 5S का तीसरा S है सेइसो, उसको हिंदी में चमकाना बोला जाता है और अंग्रेजी में शाइनिंग कहा जाता है। इसी तरीके से 5S का जो चौथा एच सेइकेत्सु है उसको हिंदी में मानकीकरण कहा जाता है और अंग्रेजी में स्टैंडर्डाइजिंग बोला जाता है। इसी तरीके से जो पांचवा और अंतिम एस है उसको शिशुके बोला जाता है और हिंदी में उसका अर्थ होता है अनुशासन, और इंग्लिश में उसको सस्टेनेबल बोला जाता है। जैसा कि नीचे चित्र में पांचों एस को चित्र के माध्यम से समझाया गया है। क्यों किया जाना चाहिए? तो उत्पादन लाइन या जो व्यावसायिक कार्यालय होते हैं उनमें जो कार्य क्षेत्र होता है उसमें 5S विधियों को लागू करने के कई सारे लाभ होते हैं। आज न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि व्यवसाय में पनपने के लिए लागत को नियंत्रित करना चाहिए और हमें कचरे से बचना चाहिए। कचरा पूर्ण रूप से समाप्त होना चाहिए अगर ये पॉसिबल है तो, जिससे हमें टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ ही उच्च क्वालिटी का प्रोडक्शन प्राप्त हो सके। 5S चरण जब ठीक से लागू किया जाता है तो किसी भी प्रक्रिया या कार्य केंद्र में कचरे के कई रूप की पहचान कर सकता है और उसे कम भी कर सकता है। इस संगठित कार्य क्षेत्र में सही गति की तलाश में अत्यधिक गति और व्यर्थ समय को कम करता है, और 5S प्रणाली का जो दृश्य पहलू भी बहुत प्रभावी होता है, जैसा कि हमने चित्र में देखा। जब सब कुछ एक जगह होता है तो
पॉसिबिलिटी ये होती है कि कुछ चीजें वहां से गायब हो सकती हैं या हम उन चीजों को गलत स्थान पर हमसे रखा जा सकता है। एक साफ कार्यक्षेत्र संभावित समस्याओं या सुरक्षा खतरों पर ध्यान आकर्षित करने में मदद करता है। एक साफ फर्श किसी भी लीकेज को फैलाने में मदद करता है या फैलने से मशीन के रखरखाव का संकेत मिल सकता है और स्लिप और फॉल्स को रोका जा सकता है। स्लिप और फॉल्स का मतलब ये है कि अगर फर्श पे लीकेज है तो उस पे हम स्लिप कर सकते हैं और स्लिप करने के बजाय वजह से फॉल्स मतलब गिर सकते हैं। इसके अलावा लोगों को समस्याओं को देखने और संबोधित करने के लिए प्रोत्साहित करने से संगठनों की संस्कृति में सकारात्मक बदलाव हो सकता है। इसलिए 5S सिद्धांतों को एक बड़ी पहल के रूप में लागू किया गया है या एक स्टैंड अलोन टूल के रूप में लागू किया गया है। स्टैंड अलोन का मतलब ये होता है कि ये खुद में ही अपने आप में एक बड़ा टूल है जो हमारे वर्क प्लेस के मैनेजमेंट को काफ़ी हद तक सुधार कर सकता है। इसके अलावा हमें और कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इसको स्टैंड अलोन टूल भी कहा जाता है, जिससे औद्योगिक अपशिष्ट को कम किया जा सकता है और गुणवत्ता में सुधार हो सकता है, सुरक्षा को बढ़ावा देने और निरंतर सुधार को बढ़ावा दे सकता है। अब हम आगे की स्लाइड में एक एक करके सभी पांचों एस के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो 5S का जो पहला एस है उसको छाटना बोलते हैं और अंग्रेजी में शॉर्टिंग बोला जाता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ चुका है इसके बारे में। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कि एक आदमी है जो चीज़ों को, जो यूज की चीज़ें हैं उनको एक जगह रखा जा रहा है और दूसरी चीज़ें जो है, जो अनवांटेड चीज़ें, उनको स्क्रैप बॉक्स में डाला जा रहा है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि छाटना का मतलब होता है अलग अलग करना। इसमें हम अपने काम की वस्तुओं को अपने पास रखते हैं और फालतू की वस्तुओं को हटा देते हैं। जितनी मात्रा में वस्तुओं की ज़रूरत है उतनी ही मंगवाई जाती हैं और अपने वर्क प्लेस पर चारों तरफ ध्यान दें कि कहीं कोई फालतू वस्तु तो नहीं पड़ी है, और उन वस्तुओं को ढूंढने में ज़्यादा समय लग जाता है अगर वो फालतू पड़ी हुई हैं तो। फर्स्ट एस का जो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इन फालतू की वस्तुओं को हटा देंगे। इन्हें हटाने से पहले हम इसकी एक सूची बनाएंगे, ये कंफर्म करेंगे कि जो वस्तुएं हम हटा रहे हैं वो हमारे किस काम की हैं या नहीं है। वस्तुएं जिस प्रकार से उपयोग में लाई जानी हो या जिस क्रम में वस्तुओं को यूज करना है उन्हें उसी क्रम में रखें। अब हम ये जानेंगे जो हमारा पहला एस था उसकी गाइडलाइन क्या है। गाइडलाइन का मतलब ये है कि उसको हम कैसे अपने वर्क प्लेस में जहां हम जॉब करते हैं, जहां पर हमारा ऑफिस एरिया होता है, उनको हम कैसे 1S को वहां पे अप्लाई करेंगे। तो पहला जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ये होता है कि ऐसी वस्तुएं जो हमें चाहिए अभी नहीं, ऐसे सामान को हम अपने स्थान से दूर रखेंगे, यानी जो हमें अभी जरूरत की नई चीज है उसको हम अपने पास नहीं रखेंगे। और दूसरा गाइडलाइन ये कहता है कि ऐसे सामान जो खराब हो गए हैं, जैसे कि कोई टूल है या कोई जॉ है, पिक्चर्स हो गए या पार्ट्स ऑफ जिग्स हो गए जो रिजेक्ट कर दिए गए हैं, उनकी जरूरत नहीं है, ऐसे सामान को अपने कार्यस्थल से हटा देना चाहिए। और जिन चीजों की जरूरत हमें बार बार होती है ऐसे चीजों को हमें अपने कार्यस्थल पर रखना चाहिए, जिससे उन वस्तुओं को ढूंढने में समय खराब ना हो। अपने कार्यस्थल के आसपास पड़े फालतू वस्तुओं को भी हटा देना चाहिए। और जो पांचवा गाइडलाइन है वो ये कहता है कि वस्तुओं को क्रम के अनुसार रखा जाए, जिससे चीजें आसानी से मिल सकती हैं। जैसे हम कोई क्रम में रखेंगे चीजें तो उनको ढूंढना हमें क्या होता है, आसान होता है। और छठा गाइडलाइन जो है वो ये कह रहा है कि अगर आवश्यकता हो तो टैग का इस्तेमाल करें। अगर पहचान में चीजें नहीं आ रही हैं तो आप टैगिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। टैगिंग का मतलब ये होता है
कि उन पर हम एड्रेस टैग लगा सकते हैं कि जो वस्तु है उसका क्या नाम है और उसका क्या यूज है। इस हिसाब से हम चीज़ों को गाइडलाइन तैयार करके 1S का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि 5S का जो दूसरा S है, जिसको सेइटॉन बोला जाता है, उसको कैसे क्या होता है उसको हम जानेंगे। 5S का हमने अर्थ समझा था, हिंदी में सुव्यवस्था और अंग्रेजी में बोला जाता है सेट इन ऑर्डर। सुव्यवस्था का मतलब है कि सभी चीज़ों की एक निर्धारित जगह हो और जो चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो अपनी निर्धारित जगह पर ही होनी चाहिए। वस्तुओं को उपयोग करने के बाद उसी स्थान पे रख दी जाती हैं। वस्तुओं को उनके साइज के हिसाब से रखें। जिन वस्तुओं की जो जगह बनाई गई है, वस्तुएं को उसी स्थान पर होनी चाहिए, जिससे जब उन वस्तुओं की जरूरत पड़े तो उन्हें आसानी से उपयोग में लाया जा सके। अगर आप अपने कार्यस्थल पर इस दूसरे एस को सेट इन ऑर्डर को लागू करते हैं तो सबसे पहले तो उस जगह को, जो स्पेस है, की बचत होती है और उसके साथ साथ आपको चीज़ों को ढूंढने में समय खराब नहीं करना पड़ता है और आपका जो सर्चिंग टाइम है वो कम हो जाता है, जिससे हमें टोटल प्रोडक्शन में टाइमिंग जो होती है उसकी कम हो जाती है। अब हम ये जानेंगे कि इस जो हमारा दूसरा एस था सेट इन ऑर्डर, उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्या गाइडलाइंस होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का। तो पहले गाइडलाइन का जो पहला नियम है उसका वो ये है कि हर वस्तु की जगह निश्चित कर दी जाए। हमारे पास जो भी वस्तुएं हैं हमारे वर्कशॉप में या हमारा जो ऑफिस है, जो भी वस्तुएं हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी वर्कशॉप में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर जो आपके टूल हैं उनके भी एक फिक्स जगह होना चाहिए। जो रॉ मटेरियल है उनका भी स्थान निश्चित होना चाहिए। जो हमारी पाइपलाइन जुड़ी हुई है उनकी भी स्थान जो है वो भी निश्चित होना चाहिए। हर जगह की, हर पार्ट की, हर वस्तु की जितनी भी चीज़ें हैं उसकी जगह जो है निर्धारित होनी चाहिए। और हर दूसरा जो गाइडलाइन वो ये कहता है कि जो वस्तुएं आपने जगह निर्धारित की हैं वो वस्तुएं हमेशा वहीं पर अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है। और तीसरा जो नियम है उसके अनुसार ये है कि वस्तुओं को उनके साइज के हिसाब से भी हम रख सकते हैं। छोटा साइज अलग रखा जाए, बड़ा साइज अलग रखा जाए, एक साइज की वस्तुओं को एक साइज एक साथ रखा जाए, जिनको हमको उनको ढूंढने में आसानी होगी। और चौथा गाइडलाइन ये कहता है कि वस्तुओं में टैग लगा कर रखा जाए। जैसे अलग अलग साइज के हमारे पास अगर स्क्रू हैं तो उन साइज को अलग, जैसे चार टाइप के स्क्रू हैं तो उनको हम टैग लगा करके उनकी नेमिंग कर सकते हैं, साइज का नाम लिख सकते हैं और उस टैग को हम उस पर लगा करके उनको पहचान कर सकते हैं आसानी से। पांचवा जो गाइडलाइन है, हम कलर कोड के माध्यम से भी चीज़ों को जो है सेट इन ऑर्डर में कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे पास वस्तुएं हैं उनका एक कलर निर्धारित कर दिया जाता है और उस वस्तु को हमेशा उसी कलर में यूज किया जाता है। जो अगला गाइडलाइन है उसके अनुसार है कि अगर वस्तुओं को रैक में रखा गया है तो रैक पर नंबर जरूर लिखा होना चाहिए, जिससे आपको पता रहे कि कौन सा सामान और कौन से रैक में रखा हुआ है। उस कार्यस्थल पर काम करने वाले सभी कर्मचारी जो हैं इस एस का पालन करना चाहिए उनको। नहीं तो जो भी हम आपने सेट इन ऑर्डर का गाइडलाइन छठे तक आपने यूज किया था उसका हम पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। अब तीसरा एस जो है उसको बोला जाता है सेइसो जापानी में, और हिंदी में चमकाना बोला जाता है और अंग्रेजी में शाइनिंग बोला जाता है। शाइनिंग का मतलब केवल ये नहीं होता है कि किसी भी चीज़ को चमकाना। क्लीनिंग द वर्क प्लेस, किसी अपने वर्क प्लेस को, इसमें हम अपने आसपास की जो वस्तुएं होती हैं उनकी साफ सफाई करते हैं जिन्हें हमारे द्वारा उपयोग किया जाता है। हमें अपने कार्यस्थल, मशीनों, उपकरणों, फ्लोर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। मशीनों में, पाइपलाइन में किसी भी प्रकार का कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कोई लीकेज है तो उसे तुरंत ठीक करवाना चाहिए। और एस के कुछ नियम हैं, हम उसको जानेंगे कि इस एस नियम जो हमारा तीसरा एस है उसके कुछ नियम हैं उसको हम जानेंगे। जैसे
मशीन को साफ करने से पहले मशीन को बंद कर देना चाहिए। हो सके तो पावर ऑफ कर दें और सफाई करने का एक निश्चित समय तय होना चाहिए। और ज़्यादातर कंपनियों जो ऑर्गेनाइजेशन होती है हमें साफ सफाई का एक टाइम टेबल बनाया जाता है, जिसमें दिन में 10 मिनट या हफ्ते में 15 मिनट सफाई के लिए रखा जाता है। इस समय में सभी कर्मचारी अपने अपने मशीनों, उपकरणों और कार्यस्थलों की साफ सफाई करते हैं। अब हम जानेंगे कि ये जो 5S का तीसरा एस था शाइनिंग, इसका हम गाइडलाइन क्या है इम्प्लीमेंट करने का, यानी कि कैसे हम इसको यूज़ में लेंगे। तो हम जो इसका पहला गाइडलाइन है वो ये कहता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी वस्तु किस चीज़ से साफ करनी है। जैसे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को हमें पानी से नहीं साफ करना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम मशीन की बात करें, किसी मशीन की साफ सफाई की बात करें, तो उसका नियम ये होता है कि पहले लेफ्ट राइट यानी कि उसके दाएं बाएं वाले हिस्से को साफ किया जाए, फिर फ्रंट और बैक इन दोनों हिस्सों को साफ किया जाए। फ्रंट बैक मतलब सामने और पीछे का हिस्सा। फिर तीसरा ये है कि अप और साइड और बैक साइड यानी कि ऊपर और नीचे वाले हिस्से को साफ सफाई करेंगे। तीसरा गाइडलाइन ये कहता है शाइन के अनुसार कि आप अपने कार्यस्थल पर जो सफाई कर रहे हैं उसका एक मतलब होना चाहिए, कि हमें केवल आंखें बंद करके किसी भी चीज को चमकाना नहीं है। हम जो भी साफ सफाई कर रहे हैं उसका एक मीनिंग होना चाहिए, यानी कि हमें क्लीनिंग विद मीनिंग की पॉलिसी को भी फॉलो करना है। इसी तरीके से अगला गाइडलाइन जो बोला जा रहा है वो ये है कि चौथा गाइडलाइन, इसका मतलब है कि हमें चीज़ों को सफाई करते समय उनका इंस्पेक्शन भी करना चाहिए। इंस्पेक्शन का मतलब कि उनको हम ये देख सकते हैं कि वो हमारे यूज़ की कितनी यूज की हैं, या फिर उसकी साफ सफाई करने की इतनी ज़रूरत है या ज़रूरत है भी नहीं। हम फालतू की वस्तुओं को इधर उधर मतलब ज़्यादा टाइम तो सफाई में नहीं दे रहे हैं। और इसके अलावा अगर फालतू की वस्तुएं मिलती हैं तो उन्हें इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, ठीक है। उन वस्तुओं को अपने जगह पर रखना चाहिए। अगर वह वस्तुएं किसी काम की नहीं है तो उन्हें स्क्रैप यार्ड में या स्क्रैप बॉक्स में डाल देना चाहिए। वस्तुओं को साफ सफाई करते समय हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप एक वस्तु को तो साफ कर रहे हैं और लेकिन दूसरी वस्तु को गंदा तो नहीं कर रहे हैं। और जो अगली गाइडलाइन है उसके अनुसार हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी चाहिए। और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन है इसका जो छठा है, कि जब हम कोई भी व्यक्ति जब हम उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है तो गलत होने के चांसेस जो हो जाते हैं वो कम हो जाते हैं, और आप ये जो तीसरा एस है वो अच्छे से लागू किया जा सकता है। अब पांचवा जो हमारा एस है उसको अंग्रेजी में बोला जाता है स्टैंडर्डाइज, और जापानी वर्ड जो है वो साइकेत्सु है, और हिंदी में उसको मानकीकरण के नाम से जानते हैं। इसमें हम अपने द्वारा बनाए गए स्टैंडर्डाइज को मेंटेन करते हैं। पहले तो हम कोई स्टैंडर्ड तय करेंगे और फिर उसको मेंटेन करके रखेंगे, उनको तोड़ेंगे नहीं। जैसे मान लो कि किसी कंपनी में पानी की पाइप का कलर कोड ब्लू है, मतलब कि उसको जितने भी पाइपलाइन है उस कंपनी में उसको हमने ब्लू यानी कि नीले कलर में रंग रखा है। तो जब भी नई कोई पाइपलाइन लगाई जाएगी तो पुरानी पाइप या कोई पुरानी पाइपलाइन अगर बदला जाएगा तो उसका भी कलर जो होना चाहिए वो ब्लू या नीला होना चाहिए। इसमें हम ऊपर के तीनों एस का स्टैंडर्ड बना करके रखते हैं, और किसी भी एक व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी दे देते हैं कि उसके ऊपर के जो तीनों एस का पालन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका उसको उस व्यक्ति को ध्यान रखना होता है और उसको चेक भी करता है। वह इसे एक बोर्ड के जरिए दिखा सकता है कि उन एस के सामने वह टिक का चेक मार्क लगा सकता है, और अच्छी हाउसकीपिंग की भी आदत को बनाए रखें। कंपनी के स्टैंडर्डाइज की समय समय पर जांच भी होती रहनी चाहिए। अब हम ये जानेंगे कि ये जो हमारा स्टैंडर्डाइज का एस है इसको हम गाइडलाइन क्या है इसको इम्प्लीमेंट करने का, इसको कैसे करेंगे। तो
पहला जो रूल है, जो गाइडलाइन है, वो ये कहता है कि कंपनी के स्टैंडर्डाइज के बारे में आपको पता होना चाहिए और उनके अनुसार ही काम करें। कंपनी के जो भी स्टैंडर्डाइज हैं उसको बनाए रखें और इस प्रक्रिया को लगातार करते रहें। हर कंपनी का अलग अलग स्टैंडर्डाइज होता है, इसलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी भी होना चाहिए। और पांचवा रूल ये कहता है कि इस सर्किल में जितने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ सकते हैं जोड़ें। कंपनी के जितने लोगों को स्टैंडर्डाइज वाले 5S में से जो चौथा S है, इससे हम जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं उनको जोड़ें। और अगला जो छठा गाइडलाइन है वो हमें ये बताता है कि हम जो भी काम करें उसका एक चेक शीट बनाना चाहिए। चेक शीट का मतलब कि उसको समय समय पर हमें ये पता होना चाहिए जो हम काम कर रहे हैं उसमें जो जो चेक पॉइंट है उनको एक शीट पर नोट कर लेते हैं। हर बार उसको हम मेंटेन करके रखते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड जो होता है वो फॉलो होता रहता है। इसलिए हमें चेक शीट जरूर बनाना चाहिए। 5S का अंतिम और जो पांचवा S है उसको हिंदी में अनुशासन बोला जाता है, अंग्रेजी में सस्टेनेबल बोलते हैं और जो हमारा जापानी वर्ड है उसको शित्सुके बोला जाता है। और जो इसका अर्थ अगर देखा जाए तो इसका बीइंग सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि अपने आप को एक अनुशासित ढंग से जहाँ पर किसी वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं या फिर आप अपने परिवार में या फिर अपने लाइफ स्टाइल में भी अपने आप को अनुशासन में रखना चाहिए। जो अब यहाँ हम समझेंगे कि क्या बताया जा रहा है। हर कंपनी की अपनी एक अनुशासन प्रणाली होती है और कंपनी में हर हालत में अनुशासन बनाए रखना चाहिए। प्रत्येक कार्य को करते समय निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए जो कि उस कंपनी से निर्धारित की गई हैं। इस एस में हमें कंपनी के प्रत्येक कार्य को निर्धारित समय पर और कार्य प्रणाली के अनुसार ही करना चाहिए और सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। कंपनी के जो टर्म्स हैं, जो कंडीशंस हैं, उनका भी पालन करना चाहिए और कंपनी के जो स्टैंडर्डाइज को बनाए रखना चाहिए जो कि वहाँ पर पहले से बनाया गया है। कई कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में इसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है कि कंपनी में अनुशासन कैसे बनाए रखें और ये बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके साथ ही प्लांट को अलग अलग जोन में बांटा जाता है और इसका कंटिन्यू ऑडिट किया जाता है, यानी कि समय समय पर निरीक्षण किया जाता है कि जो हमने स्टैंडर्ड बनाए हैं उसका जो चौथा एस था हमारा स्टैंडर्ड जो बनाया था हमने उसको अनुशासित ढंग से पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अब ये हम जानेंगे कि जो हमारा ये यस था लास्ट अनुशासन का, इसको हम कैसे कर सकते हैं और यानी कि इसके गाइडलाइन को सस्टेनेबल कैसे किया जा सकता है उसके गाइडलाइन के बारे में हम जानेंगे। तो पहला जो गाइडलाइन वो ये है कि हम रोज़ मॉनिटरिंग करें। जो 3S था उसको हमने स्टैंडर्डाइज किया, स्टैंडर्डाइज करने के बाद अब उस स्टैंडर्ड को डेली मॉनिटर करें। ये बहुत ही ज़रूरी होता है और ये अनुशासन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसी तरीके से दूसरा गाइडलाइन ये कहता है कि सभी कर्मचारियों को इसके बारे में ट्रेनिंग दें कि हमें अनुशासन में रहना है और जो हमारे स्टैंडर्ड्स बने उनको फॉलो करना है। कर्मचारियों को मोटिवेट करें कि वह कंपनी में अनुशासन बनाए रखे और इसके साथ साथ समय समय पर हर लेवल पर ऑडिट यानी कि निरीक्षण करना चाहिए और चेक करना चाहिए। इसके साथ ही पांचवा नियम ये कहता है कि सभी कर्मचारियों के बीच जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए। मतलब हम एक बात दूसरी बात को, एक आदमी की बात को दूसरे आदमी के दूसरे कर्मचारी के पास किस तरीके से पहुंचा रहे हैं, ये सिस्टम जो होना चाहिए वो काफ़ी मजबूत होना चाहिए जिससे कि हमारा जो स्टैंडर्ड बनाया गया है वो अनुशासित ढंग से पालन हो सके। छठा नियम ये कहता है कि रेट टैग प्रणाली का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जैसे ही कोई चीज़ हमें गलत दिखती है वहाँ पर हम रेट टैग लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, चीज़ें अनुशासित रहेंगी। और अगला जो सातवां नियम है वो ये कहता है कि कंपनी के जो डिपार्टमेंट्स हैं या जो भी फिक्स पॉइंट्स हैं उनकी फोटोग्राफी करके लगाना चाहिए जिससे लोगों को आसानी से उसके बारे में पता चल सके और वो बेहुदे ढंग से या बेतरतीब तरीके से
इधर उधर भटके न। और 8वां नियम ये कहता है कि जो हमारा एम्प्लॉयज़ हैं वो टीम वर्क बना करके काम करें। जब हम टीम वर्क में काम करते हैं तो अनुशासन स्वयं ही बनता है और हमारे जो स्टैंडर्ड हैं वो खुद ब खुद फॉलो होते हैं। अब हम ये जानेंगे कि हमने ये जो 5S अपनाया था इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इसको 5S को हमने ऑफिस में या वर्कशॉप में अपनाते हैं तो उसका क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है। तो पहला जो एस है पहला जो फ़ायदा है 5S अपनाने का वो है कि क्वालिटी, हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है या एम्प्लॉइज़ की क्वालिटी है वो उनकी जो है इम्प्रूव होती है। और दूसरा जो है प्रोडक्ट का जो रिजेक्शन संख्या होता है वो कम होने लगता है। तीसरा फ़ायदा ये है कि लागत मूल्यों में कमी आती है। जब सीधी सी बात है, जब रिजेक्शन कम होगा और क्वालिटी इम्प्रूव होगी तो जो हमारे लागत मूल्य हैं वो कम होते चले जाएंगे। इसी तरीके से इन्वेंट्री लेवल जो है वो कम हो जाता है। इन्वेंट्री लेवल का मतलब ये है जो हम रॉ मटेरियल किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए स्टॉक यूज करते हैं वो इन्वेंट्री लेवल होता है। और जब हम 5S का प्रयोग करते हैं तो वो इन्वेंट्री लेवल जो है वो कम हो जाता है। और जब हमारा इन्वेंट्री लेवल कम होता है, रिजेक्शन कम होता है, तो हमारा जो डिलीवरी है वो इम्प्रूव होता है। ऑन टाइम डिलीवरी होती है चीज़ों की, जिससे हमारा जो कस्टमर होता है वो डिलाइट होता है, खुश होता है। इसके अलावा जो हमारा 5S का फ़ायदा है वो हमारा जो कार्यस्थल है, जो वर्क प्लेस है वो सुरक्षित होता है 5S मेंटेन करने से। और जब हमारा कार्यस्थल सुरक्षित होगा तो जो हमारे कार्यस्थल पे दुर्घटना होने की, एक्सीडेंट होने की जो संभावना है वो बिल्कुल कम होगी या तो ना ही के बराबर होगी। इसी तरीके से 8वां जो फायदा है हमारा वो है कि कस्टमर कंप्लेंट्स, जो हमारे कस्टमर ग्राहक होते हैं उनके यहाँ से जो हमारे कंप्लेंट आते हैं वो कम होने लगते हैं, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। नवा जो लाभ है वो लोगों को मोटिवेशन मिलता है कार्य करने के लिए। जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनको, कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉइज़ होंगे उनको जो है मोटिवेशन मिलता है कि हमें 5S मेंटेन रखना चाहिए और क्वालिटी इम्प्रूव करना चाहिए। और 10वां जो पॉइंट है वो ये है कि अपने कार्यस्थल पर कार्य करना जो होता है वो आसान हो जाता है। जबकि चीज़ें सिस्टमेटिक होती हैं तो हमें अपने कार्यस्थल पे काम करना आसान होता है। इसी तरीके से जो 11वां लाभ है वो ये है कि कर्मचारियों में काम करने की रुचि बढ़ती है। अब हम सारांश देखेंगे कि आज आपको हमने क्या क्या पढ़ाया। तो पहले हमने आपको 5S का परिचय कराया कि 5S क्या होता है। फिर हमने आपको ये बताया कि 5S का पूरा नाम क्या होता है। फिर हमने आपको ये समझाया कि हिंदी में 5S को क्या क्या कहते हैं और अंग्रेजी में 5S को क्या क्या कहते हैं। और फिर हमने ये जाना कि 5S को लागू करना क्यों चाहिए, क्यों लागू करना चाहिए। और फिर हमने 5S का जो पहला एस था सॉर्टिंग, उसका क्या होता है ये जाना और उसको कैसे उपयोग करते हैं ये जाना। फिर दूसरा एस जो सेट इन ऑर्डर था उसका क्या होता है ये समझा हमने, फिर उसको कैसे उपयोग में लाना ये समझा। फिर हमने शाइनिंग जो तीसरा एस था हमारा 5S का उसको समझा और कैसे उपयोग करना है ये हमने जाना। इसी तरीके से चौथा एस स्टैंडर्डाइजिंग का था, उसके बारे में जाना कि क्या होता है और इसका कैसे उपयोग करेंगे ये भी अच्छी तरीके से समझा हमने। और पांचवा और अंतिम एस था सस्टेनेबल, और उसको हमने जाना कि ये क्या होता है, इसके अलावा इसको हमने कैसे उपयोग करना है इसके बारे में जाना। हमने आपको आज की पाठ्यचर्या में जो कुछ पढ़ाया है वो www.google.com से और नीमी ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की ट्रेड थ्योरी का जो टेक्स्ट बुक है NK पब्लिकेशन का, वहाँ से संदर्भ स्वरूप ले रखा है। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर जा कर के पढ़ सकते हैं। आज मैंने आपको 5S कॉन्सेप्ट परिचय तथा इसके उपयोग पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार साबित होगा। धन्यवाद।